हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रदरफोर्ड मॉडल समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा रेस क्या होती हैं, बीटा रेस क्या होती हैं और गामा रेस क्या होती हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना तो कुछ हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ एमिशंस को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बहुत सारी एमिशंस बाहर निकालते हैं। और इनमें से ये जो एमिशंस होती हैं वो होती हैं अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। तो यहाँ पे पढ़ो प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया? रेडियो एक्टिविटी बोल दिया। और जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी वाली, उन एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं और गामा रेज क्या होती हैं। तो देखो, हम यहाँ पे इनको अल्फा पार्टिकल्स या फिर अल्फा रेज भी बोल देते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये कैसी होती हैं? ये होती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। बेसिकली यहाँ पे जब भी हम अल्फा रेस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हीलियम 4 के बराबर होता है, यानी कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे एंड 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जब हम बोलते हैं अल्फा रे एमिशन, तब उसमें से 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स या फिर बीटा रेस के बारे में, तो हम बोलते हैं कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज हमने पहले भी पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज और किसकी तरह होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, और अगर वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1 से। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गामा रेस के बारे में। अब ध्यान देना, मैंने ऊपर बोला अल्फा पार्टिकल, फिर बोला बीटा पार्टिकल, लेकिन गामा के बारे में हम पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसको हम किसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेस के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गामा रेज होती है ना, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है। जैसे एक्स रेज होती हैं, ठीक है, तो वैसे ही गामा रेज भी होती हैं। और इसके साथ साथ ये कैसी होंगी नेचर में? न्यूट्रल होंगी नेचर में, ठीक है। और इनमें कोई भी पार्टिकल्स कंसिस्ट नहीं होते, इसलिए हम इसको अल्फा रेज बोल रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करो, अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल्स कैसे थे? नेगेटिवली चार्ज। और ये जो गामा रेज है ये कैसी होंगी नेचर में? न्यूट्रल होंगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे हम पेनिट्रेशन पावर देख रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा के बीच में। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक रखे हैं, एक हमने यहाँ पे रखा है पेपर, एक हमने यहाँ पे रखा है एल्यूमिनियम और एक हमने यहाँ पे रखा है लेड। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अल्फा रेज हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस पेपर को भी पास नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जब हम बीटा रेस के बारे में बात करते हैं तो बीटा रेस पेपर को तो पास कर जाती है लेकिन वो एल्यूमिनियम को पास नहीं कर पाती है। फिर अगर हम गामा रेस के बारे में बात करें तो गामा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो पेपर को भी पास कर जाती है, वो एल्यूमिनियम की शीट को भी पास कर जाती है, लेकिन वो लेड को पास नहीं कर पाती है। तो अगर हम पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से बात करें तो जो अल्फा रेस होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम, देन उसके बाद आएंगी बीटा रेस, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी हमें देखने को मिलेगी? गामा रेस की देखने को मिलेगी।
फिर उसके बाद अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, जो है हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि एक लेड की ब्लॉक शीट ली गई। अब सोचो लेड ही हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो गामा रेज होती हैं वो लेड को पास नहीं कर पाती है। इवन अगर मैं अल्फा रेस के बारे में बात करूं, बीटा रेस के बारे में बात करूं, ये लेड को पास नहीं कर सकती है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि सारी की सारी रेडिएशंस बाहर निकल रही है। तो हर एक रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेड की ब्लॉक शील्ड ले रहे हैं, और वहाँ पे हमने कर दिया एक छोटा सा छेद। और इस लेड ब्लॉक शील्ड के अंदर हमने क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सी बीम को बाहर निकाल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स। और अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज रेज यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहे हैं। उसके बिल्कुल सामने हमने क्या रखा, गोल्ड की बहुत ही पतली शीट रख दी, और इसका जो रेडियस था वो कितना था, या इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो बहुत ही पतली शीट गोल्ड की ली गई, और उसके अराउंड यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का क्या मतलब है कि अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल गिरेगा तो फिर ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो किसकी बनी है, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, किसकी, ZnS की बनी हुई है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला कि जब यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज रेस निकली तो हमें 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। एक ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिली कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो बिना अनडिफ्लेक्ट हुए सीधे ही निकल गए, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल गए। ठीक है, तो ज़्यादातर पार्टिकल्स, अब देखो खुद सोचो, मान लो यहाँ पे बना रही हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, कुछ ब्लॉक्स प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास कुछ रेज आ रही हैं, तो रेज जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड कब निकलेंगी, वो अनडिफ्लेक्टेड तब निकलेंगी जब बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी, जब बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा या कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, तभी तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी। और यहाँ पे पहली कंक्लूजन क्या निकला था, पहला कंक्लूजन यही निकला था कि यहाँ पे जो ज़्यादातर रेज थी वो सीधी सीधी निकल गई थी बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, वो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो एटम्स की ज़्यादातर स्पेस होती है वो होती है खाली। ठीक है, तभी तो वो सीधा सीधा निकल गया। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ जो रेस थी वो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, जैसे एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये जो थोड़े से एंगल पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से आ रही है पॉजिटिवली चार्ज रेस। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेज है वो किसी ना किसी से तो टकरा रहे होंगे, और अगर वो किसी ना किसी चीज़ से टकराएंगे तो वो क्या कर लेंगे, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं तो क्या वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे, नहीं, तब तो रिपल्शन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा, कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखी गई कि बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्या देखा गया कि बहुत सारी रेज में से सिर्फ एक रे ऐसी थी जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रे है वो ऐसे आ रही है सीधी सीधी, देन उसके बाद उसने एकदम से, पहले ऐसे आ रही